कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा, हाउ टू फाइंड आउट देयर इक्विवेलेंट वेट्स। सिंपल पार्ट है बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एन एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। अब देखो, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, पता है आपको मैग्नीशियम इज डाइवैलेंट मेटल। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंट शेल में, वो डोनेट करेगा। 2 वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की। सो EMG, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज एटॉमिक वेट 24 डिवाइडेड बाय 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कम्स टू बी 12। यानी जब भी मैग्नीशियम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा या उसका मास जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू हाउ मच? 12 पार्ट्स। या 12 parts by mass of magnesium, it can combine or displace 1.008 parts by mass of hydrogen, या 12 parts by mass of magnesium, it can combine or displace 8 parts by mass of oxygen, जो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है, और 12 parts by mass of magnesium will combine or displace 35.5 parts by mass of chlorine as per the definition। अब हम देखें हाइड्रोजन के लिए 1.008 क्यों आता है? एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 डिवाइडेड बाय वैलेंसी विच इज 1, पता है हमें। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस 0.008 इज अवॉइडेड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन देखो बेटा, एटॉमिक वेट 16 बाय वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, पता हो गया आपको। सो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8। उसी तरह से क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट होगा 35.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट बाय इट्स वैलेंसी, और टोटल मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैलेंसीज, यानी हमें क्या मिलेगा? मास करस्पॉन्डिंग टू 1 वैलेंसी। एंड दैट्स व्हाई इसके पहले वाले सेक्शन में हमने लिया था कि इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट which correspond to 1 valency of that species। अब आपके समझ में आएगा। Now for an ion, फिर वो कैटायन हो या एनायन हो, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू आयोनिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, उस आयन का वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। और आयन के लिए हम वैलेंसी के बजाय टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज या सिंपली चार्ज ऑन आयन भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज ऑन आयन जो भी होगा वही उसकी वैलेंसी होती है। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट विल बी आयोनिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या इसे हम चार्ज भी कह सकते हैं। चलो बेटा कुछ एग्जांपल देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट रेडिकल SO4 2-। सल्फेट रेडिकल का आयोनिक वेट होगा 96 डिवाइडेड बाय वैलेंसी इसकी 2 है। चार्ज, जब भी हम चार्ज लेंगे साइन इज टू बी अवॉइडेड, अलॉन्ग विथ साइन नहीं लेना, सिर्फ टोटल चार्ज कितना है वो लेना है। तो 96 by 2 that comes to be 48. Equivalent weight of sulfate ion is 48. हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, वेट आएगा 17, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, so 17 by charge is equal to 1, या वैलेंसी ऑफ हाइड्रोक्साइड रेडिकल इज 1, so equivalent weight will be equal to 17, which is same as its ionic weight, क्योंकि वैलेंसी 1 है। NH4+ अमोनियम रेडिकल के लिए देखेंगे तो आयोनिक मास क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन 14 प्लस 4 हाइड्रोजन 18 डिवाइडेड बाय चार्ज या वैलेंसी इज 1, सो इट इज इक्वल टू 18। अगर हम कोई रेडिकल लेते हैं, रेडिकल यानी दीज आर ग्रुप ऑफ एटम्स विदाउट चार्ज, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रेडिकल आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, अल्किल रेडिकल, NH2 ग्रुप एक्सेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये ज्यादातर। सो रेडिकल के लिए इक्विवेलेंट वेट विल बी रेडिकल वेट यानी फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट रेडिकल। अगर हम हाइड्रोक्साइड रेडिकल देखेंगे या हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये हाइड्रोक्साइड आयन है विथ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या हाइड्रोक्साइड रेडिकल हो गया, चार्ज नहीं, या हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी कहते हैं। तो यहाँ भी इक्विवेलेंट वेट विल बी उसका रेडिकल वेट जो 17 है बाय वैलेंसी ऑफ OH रेडिकल इज 1, आपको पता है इक्विवेलेंट वेट विल बी 17। इथिल रेडिकल या इथाइल रेडिकल अगर हम देखेंगे, कोई भी अल्काइल रेडिकल, सो EC2H5 इसका इक्विवेलेंट वेट, रेडिकल वेट विल बी 29 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 1। अल्काइल रेडिकल की वैलेंसी 1 होती है, वो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अल्काइल रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट विल आल्सो बी सेम एज इट्स रेडिकल वेट, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 होगा। ओके, उसके बाद फॉर आयोनिक कंपाउंड या सॉल्ट,
आपको पता होगा बेटा, salts they are mostly crystalline and ionic in nature. So ionic compounds which are made up of two types of ions, positive ion cation and negative ion anion. So for an ionic compound its equivalent weight will be equal to formula weight, क्योंकि ionic compound के लिए हम molecular weight ज्यादातर नहीं कहते, कहा तो भी इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन फॉर्मूला वेट कहते, देखा है हमने डिटेल्स में. सो इक्विवेलेंट वेट इज फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट आइदर ऑन कैटायन और एनायन. दोनों भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स के बारे में हम लिख रहे हैं. बाय चांस अगर आपको कैटायन पे चार्ज मालूम नहीं है तो एनायन पे होगा, एनायन पे नहीं तो कैटायन पे होगा. एक चार्ज तो हमें पता है. सो आयोनिक कंपाउंड या सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू इट्स फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज. साइन ध्यान में नहीं लेना है हमें. या इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन. क्या होगा बेटा, आयोनिक कंपाउंड या सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस एनायन का इक्विवेलेंट वेट. और अभी हमने देखा है कैटायन एनायन का इक्विवेलेंट वेट. विद हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं. Consider equivalent weight of sodium chloride. So it will be equal to formula weight of sodium chloride which is 58.5 divided by total positive और negative charges. अब NaCl में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है सोडियम is in the form of mono positive Na plus ion and chlorine is in the form of mono negative Cl minus. यानी टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ, एक. सो 58.5 by 1 equivalent weight of sodium chloride comes to be 58.5 और यहाँ it is same as its formula weight or molecular weight because valence factor is equal to 1. valence factor यहाँ एक होगा. या फिर equivalent weight of Na plus plus equivalent weight of Cl minus. Na plus का equivalent weight, इसका कैटायनिक वेट 23 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 1, सो 23. और क्लोराइड आयन के लिए इट विल बी 35.5. आंसर वही मिलेगा 58.5. इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट देखो बेटा, इट्स फॉर्मूला वेट या आयोनिक मॉलिक्यूलर वेट विच इज 136. कैल्शियम इज 40 एटॉमिक मास एंड सल्फेट रेडिकल आपको पता है इसका रेडिकल मास जो भी होगा या आयोनिक मास जो है दैट इज 96 प्लस 40 दैट कम्स टू बी 136 डिवाइडेड बाय 2. अब 2 क्यों आ गया, हमें पता है कैल्शियम एग्जिस्ट एज Ca2 प्लस इन कैल्शियम सल्फेट एंड SO4 तो आपको पता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ SO4 2 माइनस. तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस यहाँ 2 है. सो 136 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स टू बी 68. या फिर अगर हम अलग अलग करेंगे, अब समझ लो बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम अभी हमने देखा है 40 by 2 और सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट 96 by 2. सो 20 प्लस 48 दैट कम्स टू बी 68. या MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, क्लोरीन 2 है, एटॉमिक मास 35.5. सो 71 प्लस 24 दैट कम्स टू बी 95 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम एज Mg2 प्लस होगा. टोटल पॉजिटिव चार्जेस 2. क्लोरीन पे एक ही नेगेटिव चार्ज है बट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस आर 2. सो टोटल नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है. सो 95 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स टू बी 47.5. या आप सेपरेटली करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम which is 24 by 2 and equivalent weight of chlorine या chloride ion it is 35.5 by 1. यहाँ number of chlorine atoms कितने हैं that is not to be considered. हम सिर्फ equivalent weight of anion कहते हैं ना, it is equivalent weight of cation plus anion. फिर anion कितने हैं, cation कितने हैं, that doesn't matter. anion और cation की संख्या छोड़ देनी है, सिर्फ equivalent weight लेना है ionic compound के लिए. ये फॉर्मूला देखो, equivalent weight of ionic compound is sum of equivalent weight of cation and equivalent weight of anion. तो मैग्नीशियम क्लोराइड में 12, मैग्नीशियम 2 प्लस के लिए और Cl माइनस के लिए 35.5. इक्विवेलेंट वेट कम्स टू बी 47.5. ओके. देन फॉर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट जो किसी दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करेगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड एज रिडक्टेंट जो दूसरे स्पीसीज का रिडक्शन करेगा. जस्ट फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, यहाँ फिलहाल रिडॉक्स रिएक्शंस करके एक बहुत बड़ा सेपरेट चैप्टर है, उसमें ये डिटेल में आ जाएगा. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड पर मॉलिक्यूल. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होगा उसका
एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस या गेन होते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलहाल हम इसे छोड़ देंगे। जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो, मोलार मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। लेकिन इक्विवेलेंट वेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इक्विवेलेंट वेट्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस, वो जरा ठीक से देखो। एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मोलार मास यानी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज नथिंग बट मोलार मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। आपने मोनोबेसिक एसिड्स, डाइबेसिक एसिड्स, ट्राइबेसिक एसिड्स ऐसे शब्द डेफिनेटली सुने होंगे। So what is basicity of an acid? Basicity of an acid is nothing but number of H plus ions per molecule. एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने H plus आयन प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl मोनोबेसिक, एक ही H plus प्रोड्यूस करेगा। H2SO4 डायबेसिक, दो H plus हमें मिलेंगे, लाइक दैट। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू, अब देखो मोलार मास ऑफ HCl इज 36.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ HCl एक ही है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 molecular weight is 98, but we know sulfuric acid produces 2 H plus ions per molecule, so 98 by 2 it comes to be 49. फास्फोरस एसिड H3PO3 या इसे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कहा जाता है। और ये दो जो एसिड्स है हम तो इन्हें बिल्कुल मार्क करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार होते हैं। लेकिन ये अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर दोनों भी एसिड्स हमें पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो है उसमें डिटेल विद स्ट्रक्चर स्टडी करना है। फिलहाल ध्यान में रखिएगा H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड, यहाँ इक्विवेलेंट वेट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 31, 34 और ऑक्सीजन 3, सो 48। सो 82 डिवाइडेड बाय 2 इक्विवेलेंट वेट कम्स टू बी 41। और मार्क इसलिए किया है बेटा, हमें लगता है कि फास्फोरस एसिड प्रोड्यूसेस 3 H प्लस आयंस, लेकिन नहीं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वन हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फास्फोरस के साथ अटैच होता है that is never lost as H plus. हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट तो है 3, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन एज H plus कभी भी रिलीज नहीं होगा, so it produces only 2 H plus ions and that's why फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2 होती है। इसे बिल्कुल मार्क करो, बहुत बार ये क्वेश्चन होता है। बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड इज 2, so 82 by 2 comes to be 41. नेक्स्ट एसिड H3PO4, इट इज फॉस्फोरिक एसिड या इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। और यहाँ बेसिसिटी इज इक्वल टू 3, यहाँ तीनों भी हाइड्रोजन एटम्स दे आर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, या H3PO4 एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 3 H प्लस आयंस, कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फिलहाल 3 H प्लस वो प्रोड्यूस करेगा। सो इक्विवेलेंट वेट इज 98 डिवाइडेड बाय 3 मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, इट कम्स टू बी 32.66। इन अ सिमिलर वे बेस के लिए क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज नथिंग बट मोलार मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ दैट बेस। एसिड के लिए बेसिसिटी कहते हैं और बेस के लिए एसिडिटी। अब व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस? एसिडिटी ऑफ बेस इज नथिंग बट नंबर ऑफ OH माइनस आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। बेस का एक मॉलिक्यूल, उसमें कितने OH माइनस आयंस होते हैं उसे उसके एसिडिटी। जैसे NaOH मोनो एसिडिक बेस, MgOH टेकन ट्वाइस डायएसिडिक बेस, AlOH टेकन थ्राइस ट्राइएसिडिक एंड सो ऑन। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलार मास divided by acidity, and acidity of base is nothing but number of OH minus ions per molecule. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH मोलार मास इज 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1, एक ही OH है। सो या इक्विवेलेंट वेट विल बी सेम एज मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH ट्वाइस, एसिडिटी इज 2, 2 OH माइनस, molar mass 74 divided by acidity 2, so equivalent mass of calcium hydroxide is nothing but 37. Okay, so in this way equivalent masses of different species they can be calculated, and all these equivalent masses are nothing but those masses of the given species which can either combine with or displace क्या
1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन. ओके, देन ग्राम इक्विवेलेंट वेट. देखो बेटा, जैसे हमने एटॉमिक वेट एंड देन ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट स्टडी किए हैं, उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट के बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट. सिंपल पार्ट है, पता भी होगा आपको. कंपैरिजन टू ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम. अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस को ग्राम्स में हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट. इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम. या प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन दूसरी होगी, इट इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. ये डेफिनेशन आसान है बेटा. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस यानी हाउ मच वेट ऑफ दैट सब्सटेंस. सो इट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट. किसी भी सब्सटेंस का वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम अगर हम लेंगे तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट. यानी वो वेट ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अभी हमने देखा, इज इट 49? 98/2. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49 होता है. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या आ जाएगा बेटा? 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट. और ये जो ग्राम पर इक्विवेलेंट होता है दैट इज नथिंग बट इट्स यूनिट. और इसके लिए ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम्स पर इक्विवेलेंट. जैसे ग्राम्स पर मोल, उसी तरह से ये ग्राम पर इक्विवेलेंट. सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए इक्विवेलेंट वेट इज 40. सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्वल टू 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट. यानी एक इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 40 ग्राम्स. ठीक है. और जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम और किलोग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आइदर इन ग्राम और किलोग्राम. जैसे नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के लिए उसी तरह से किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. लेकिन एक ध्यान में रखना है, अगर वेट सब्सटेंस का ग्राम में दिया है तो इक्विवेलेंट वेट हम ग्राम में लेंगे. वेट अगर किलोग्राम में दिया है तो इक्विवेलेंट वेट भी हमें किलोग्राम में ही लेना होगा. ओके. और ये नॉर्मेलिटी में हमने देखा है कि नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ओके. सो दिस इज अबाउट ग्राम इक्विवेलेंट वेट. और लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस सेक्शन देखते हैं और चैप्टर में से भी, दैट इज मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट. एक्चुअली ये बिल्कुल सिलेबस में पार्ट नहीं है बेटा, मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास, बट कोई भी आपने रेफरेंस बुक ले लिया ना तो उसमें आपको मिलेगा. तो इसलिए हम मेथड्स तो ले लेंगे, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दूंगा जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट हम आसानी से कैलकुलेट करने में वेरी वेरी यूजफुल होगा. इतना सारा पार्ट हमने स्टडी किया है, ये अगर आपने कुछ भी ध्यान में नहीं रखा, एक शब्द भी ध्यान में नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला बता दूंगा आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए कुछ सेकंड का काम होता है, वो फॉर्मूला भी आपने अगर ध्यान में रखा तो भी चलेगा. ओके. इसके बाद देखते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट